Hello friends, welcome to your cute sa channel Take Physics Hazaribagh. आई एम उमेश कुमार और आज आपके बीच उपस्थित हूँ जैक बोर्ड द्वारा प्रकाशित फिजिक्स 11th फिजिक्स का सेट नंबर 1 लेकर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। मतलब ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिट का। पहला ऑप्शन कहता है द यूनिट मस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये सही है, ठीक है। ये यूनिट जो होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। बी नंबर, इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। मतलब कि यूनिट जो है वो वेल डिफाइंड है और ये चेंज होने वाला नहीं है। ऑप्शन सी कहता है इट मस्ट बी सुटेबल साइज एंड इजिली अवेलेबल। मतलब इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, एक कन्फर्म पहले से है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो मतलब कि तीनों ए बी सी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और ये फार्मूला होता है F बराबर G m1m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इस G का हमें डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। तो करना क्या होगा, G के टर्म में आपको फार्मूला को फाइंड करना होगा। तो G बराबर हो जाएगा, G बराबर F(r) स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1m2। यहाँ पे सभी का डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा इसका डायमेंशनल फार्मूला m का पावर -1 L³ t का पावर -2। दैट मीन्स कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशंस। मतलब कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से कौन से हैं जिसका डायमेंशंस सेम होगा। तो दोस्तों यह एक फेमस सा सवाल है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दैट इज इंपल्स एंड मोमेंटम हैविंग द सेम डायमेंशन। ओके, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट्स ऑफ टाइम। मतलब कि ये 4 ऑप्शन में से कौन है जो टाइम का यूनिट नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है सेकेंड, तो सेकेंड तो टाइम का यूनिट है। बी पार्सेक एक डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है, ये टाइम का यूनिट नहीं है। सी नंबर कहता है ईयर जो है वो भी आपका टाइम का यूनिट है, ठीक है। और डी जो है लाइट ईयर, ये भी डिस्टेंस का यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि बी और डी ये दोनों ही टाइम का यूनिट नहीं है। तो इसमें कोई एक ही आंसर होगा, तो एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन अच्छे से सेट किया जाएगा। ये कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज। मतलब टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है। दोस्तों टॉर्क टाउ बराबर होता है R क्रॉस F। ये फोर्स है, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर। मतलब मीटर न्यूटन या फिर न्यूटन मीटर, दोनों एक ही बात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर, दैट इज ए नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर टाइम हुआ करता है और इधर क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अगर कोई कर्व ऐसे है, किसी भी जगह पे अगर आप स्लोप डालते हो तो वहाँ पे आपको dv/dt मिलता है। dv/dt, ये dv और ये dt। तो ये dv/dt क्या देता है, आपका एक्सेलरेशन देता है। कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर इज द राइट आंसर, दैट इज एक्सेलरेशन। 7 नंबर क्वेश्चन, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड। यहाँ पे बोल रहा है यूज G = 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है कि अगर किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, ठीक है, कितना से फेंका गया है, तो 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। और कितने समय के लिए, तो 2 सेकेंड के लिए। कितने समय के लिए,
2 सेकंड के लिए। तो 2 सेकंड में अगर ग्राउंड से फेंका जाए तो 2 सेकंड में कितने हाइट तक जाएंगे। यहाँ पे जी का वैल्यू लेने बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों तो ये करना क्या होगा आपको कि वर्टिकल डायरेक्शन में आपका डिस्टेंस का फार्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एक जगह पे हमको क्या लेना है जी, और चूंकि वर्टिकली अपवर्ड है तो यहाँ पे माइनस जी लेंगे, तो फार्मूला यहाँ क्या हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सभी का वैल्यू पुट कीजिए, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यू आपका 20 दिया हुआ है, टी आपका 2 दिया हुआ है, और माइनस 1/2 इंटू ये कितना लेना है 10 लेना है, और ये 2 का स्क्वायर। तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर आपका 40 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा ये 10 5 5 को 20 इधर 20 होगा, ये टोटल कितना होगा इधर 20। तो 40 माइनस 20 मतलब कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर जो होगा वो 20 मीटर, मतलब कि वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाएगा जब इसको, तो 2 सेकंड में कितना मीटर ऊपर जाएगा ये 20 मीटर हाइट पे जाएगा ये। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन जो हो किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन में एक मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उसका डायरेक्शन होता है, और वैसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड। कह रहा है कि अगर किसी बॉडी का, कोई बॉडी एक यहाँ पे है, हम कह रहे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, तो आप क्या कह सकते हो डिस्टेंस के बारे में, आप क्या कहोगे। तो देखिए पहली बात तो ये कि डिस्प्लेसमेंट को हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जब कोई बॉडी एक जगह से चल करके किसी दूसरे बॉडी तक जाता है, चाहे जिस रास्ते से भी जाता है, तो दोनों पॉइंट के बीच, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट होना है तो बॉडी को एक जगह से चल करके दूसरे जगह तक जाना है। अगर यहाँ से गया इस पाथ, फिर चल के गया यहाँ पहुँचा, फिर वापस यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, अगर यहाँ से चला और ये घूम करके वापस यहीं पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस कवर किया गया, डिस्टेंस क्या किया गया कवर किया गया। तो पहला कहता है इट इज़ नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं, या तो 0 होगा या फिर जो होगा कुछ होगा, नेगेटिव नहीं होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो खर्च नहीं होगा। दूसरा कहता है इट मस्ट बी 0। ठीक है, ये 0 होगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है यहाँ पे, तो ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आपका डिस्टेंस भी 0 हो। ठीक है, यहाँ से घूम के यहाँ पे वापस आ गए तो डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हुआ। सी नंबर ऑप्शन कहता है कि इट कैन नॉट बी 0, मतलब कि ये 0 नहीं हो सकता है। ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि ये बॉडी यहाँ पे था और अभी वहीं पे है, तो ये हिल डुल नहीं किया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0 हुआ, और डिस्टेंस भी 0 हुआ, तो ये हो सकता है, इसलिए ये भी आंसर क्या है गलत है। सी नंबर कहता है कि इट मे और मे नॉट बी 0, मतलब ये 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 2 कार्स ए एंड बी आर मूविंग विथ वेलोसिटीज 100 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। What is the relative velocity of car A with respect to car B if both are moving along same straight line in same direction? कह रहा है कि दो कार हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 कार हैं, एक चल रहा है कितना 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, खैर यहाँ पे उतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसमें जो है सॉरी ये फर्स्ट वाला कितना है 100 ना, हाँ 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं आपको कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, और अगर रिलेटिव वेलोसिटी पूछा जा रहा है तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए और जिसका पूछा जा रहा है तो उसी को क्या करेंगे हम, पीछे जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसके वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में घटा देते हैं। तो यह ये बी है और ये वाला ए है, तो ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है
उसी वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी को फाइंड करना है उसको क्या करेंगे, उसी में हम पीछे की तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब ऐड जब करेंगे तो इसका नेट वेलोसिटी कितना दिखेगा आपको, तो आगे की तरफ 100 और पीछे की तरफ 60, तो इसका नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा 40। तो 40 इज द राइट आंसर। इसका कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि ऐसे नहीं बता सकते हैं, क्लासरूम में इसको डिस्कस किया जाता है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, तो वेलोसिटी कहलाता है, दैट इज ds/dt। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना समय के साथ वो क्या कहलाता है, आपका वेलोसिटी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, दैट इज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, मतलब कोई मास है और अगर वो रोटेशनल मोशन में है, जैसे कि ये कोई मास है और क्या कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन में है, क्या कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन में है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में अगर है तो वो मास क्या कहलाता है, तो वो मास कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 13, 2 bullets are fired simultaneously horizontally and with different speed from the same place. Which bullet will hit the ground first? कह रहा है कि अगर 2 बुलेट्स हैं, हीट किया गया, एक बुलेट ए है दूसरा बुलेट बी है, दोनों को क्या किया गया कि डिफरेंट स्पीड से ये फायर किया गया। ठीक है, एक ही जगह से, तो पहले ग्राउंड पे कौन गिरेगा। तो बात यहाँ पे ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह का एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कोई बॉडी ऐसे मूव करता है तो इस मास पे एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक क्या लगता है, ग्रेविटी लगता है। ठीक है, जो कि अर्थ क्या करता है, किसी बॉडी को एक्सेलरेशन जी से अपनी तरफ खींचता है, मतलब कि यहाँ पर एक फोर्स लगता है। इस बॉडी का मास अगर m है तो इसका नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा mg। ठीक है, ग्रेविटी क्या करेगा, यहाँ पे नीचे की तरफ इसको खींचेगा। दूसरे भी क्या करेगा, इसका अगर m डैश हम कहें तो m डैश इंटू जी, इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। तो पहले कौन गिरेगा, तो किसका फोर्स ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा। जी तो हर जगह पे सेम है, तो पहले कौन गिरेगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, मतलब कि ये डिपेंड करता है आपके मास पे। सो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, डिपेंड्स ऑन द मासेस। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which of the following operations between the two cars can yield ये perpendicular a vector perpendicular to either of them। कह रहा है कि which of the following operations between the two vectors can yield a vector perpendicular either of them। कह रहा है कि अगर 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई तीसरा वेक्टर होता है, जैसे कि अगर हम कहें कि एक वेक्टर यहाँ पर ए है और दूसरा वेक्टर यहाँ पर बी है। ठीक है, तो अगर ए क्रॉस हम बी करते हैं तो एक तीसरा वेक्टर मिलता है जो कि ये दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑपरेशन कहलाता है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर हमको मिलता है जो कि दोनों पे क्या है, आइदर मतलब दोनों पे ए और बी दोनों पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर। इसको अगर हम सी वेक्टर बोलें तो सी वेक्टर जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। सबसे पहली बात कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एम आई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है m इंटू आर स्क्वायर। मतलब किसी बॉडी का मोमेंट इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है जिसके बाद वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला कह रहा है मास ऑफ द बॉडी, इस पे डिपेंड करता है, सही बात है। द एक्सिस रोटेशन ऑफ द बॉडी, ये भी सही बात है। सी नंबर कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी का जिस तरह का बनावट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, और डी नंबर कहता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यहाँ पे इसका कोई मेंशन यहाँ पे नहीं है, मतलब कि इस पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो डी नंबर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। इसको याद रखिएगा, ये एक बहुत ही फेमस सा सवाल है कि किसी बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टल से हम कुछ एंगल बना के फेंकते हैं विद वेलोसिटी u से, और आपका इच्छा है, आप विश करते हो कि मेरा मैक्सिमम रेंज हो
तो आपको 45 डिग्री पे ही फेंकना पड़ेगा। अगर 45 से कम फेंकोगे पहले गिरेगा, ज़्यादा फेंकोगे तो भी क्या होगा, पहले ही गिरेगा। लेकिन एक पार्टिकुलर एंगल 45 डिग्री है, अगर इस पर आप फेंकते हो तो इस वक्त आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रेंज मिलता है। ओके, सो राइट आंसर इज द 45 डिग्री, दैट इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ये प्रोजेक्टाइल। मतलब कि प्रोजेक्टाइल सबसे पहली बात कि हम उसको कहते हैं जब किसी बॉडी को ऑब्लिकली फेंका जाता है, मतलब ज़मीन से कुछ एंगल बना करके फेंका जाता है और जिस पाथ से ये मूव करता है, ये कर पाथ पे मूव करता है, तो उस बॉडी के मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें कह रहा है कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में वो कौन सा चीज़ है जो चेंज नहीं होता है। दोस्तों अगर हम कहें कि ये यू वर्सेस फेंका गया तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम यू एक्स कहें तो यू एक्स जो हो जाएगा आपका यू कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यू कॉस थीटा होगा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू साइन, यू आई बोलेंगे उसको हम, इसको बोलेंगे यू साइन थीटा। आप देख सकते हो कि जो ग्रेविटी लगता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, इस प्रोजेक्टाइल पे हर जगह पे क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, मतलब नीचे। जब बॉडी ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा उस समय क्या होगा, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो कि लगातार वर्टिकल वेलोसिटी को वो रिड्यूस करेगा। जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स यू कॉस थीटा है वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। इसलिए नहीं चेंज करेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना तो कोई फोर्स लग रहा है और ना ही किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्ट हो रहा है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब कि बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो कभी भी चेंज नहीं होगा। सो सी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हेन ये बस सडनली टेक्स ये टर्न द पैसेंजर्स आर थ्रोन अपवर्ड बिकॉज ऑफ। देखिए दोस्तों, अगर किसी कर पाथ पे आप मूव करते हो, अचानक इस तरह का कोई रोड था, ये अचानक टर्न लिया, ही हम स्ट्रेट लाइन आ रहे थे, अचानक क्या वहाँ पे टर्न लिया, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम ये इसके बाहर हम फेंके जा रहे हैं, है ना, ऐसा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है तो बता देते हैं। ये जब हम किसी टर्न सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। इसको बैलेंस करने के लिए एक सेंटर की तरफ फोर्स डेवलप होता है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यही सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि इस कार को क्या करता है, अपनी जगह पे स्थिर रखता है, मतलब कि अपने पाथ पे उसको मेंटेन करके रखता है। अगर ये हट जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, उसको बाहर की तरफ सरका देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या, तो 18 नंबर का जो आंसर होगा ये हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। क्यों होगा, चूंकि इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है और जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में चलना चाहता है, अगर टर्न लोगे तो उसको क्या करता है, वो अपोज करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, दैट इज ऑप्शन इज ए। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोन ये बॉल वर्टिकली अप इनटू एयर, द बॉल विल फॉल। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई कार है, कोई कार यहाँ पे है और ये ओपन कार है। कैसा कार है, ये ओपन कार है। ठीक है, मतलब कि पर्सन ऐसे खड़ा है यहाँ पे, है ना, और अब सबको हाथ हिला रहा है, बाय बाय कर रहा है सबको। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो अगर बॉल को ये क्या करता है, ऊपर फेंकता है, बॉल को क्या करता है, ऊपर फेंकता है। तो पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए जब बॉल ऊपर फेंकेगा तो ये चूंकि ये कार मूव कर रहा है तो इस बॉल में ऑटोमेटिकली एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहले से होता है, चूंकि कार मूव कर रहा है साथ में ये बॉल भी है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसका होगा। और जब ऊपर फेंका गया तो एक वर्टिकल वेलोसिटी भी हो गया, तो इसका कंबाइंड जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो मतलब कि अगर वर्टिकली हम फेंकें, जो आदमी बाहर से होगा वो देख सकता है कि बॉल का मोशन इस प्रकार से होगा। जब बॉल यहाँ पे गिरेगा तब तक कार क्या होगा, यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब वापस क्या होगा, उस आदमी के हाथ में पहुँच जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन कहता है आउटसाइड द कार, ये नहीं होगा। इन द कार अहेड ऑफ द पर्सन, ये भी नहीं होगा। इन द कार टू द साइड ऑफ द पर्सन, मतलब उसके साइड में ही गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डी नंबर कहता है एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रू इट अप, मतलब जो आदमी फेंका है उसी के हाथ में आएगा, जो एग्जैक्टली ऐसा होगा। ये अभी अब देख सकते हो, बस में जाते हो, कार में जाएंगे, ट्रक में जाएंगे, रेल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, किसी के ऊपर फेंकिए, अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये कंडीशन ये जरूरी है, अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी ये संभव होगा। तो एग्जैक्टली क्या होगा, उसके हाथ में गिरेगा। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। देखिए अगर किसी बॉडी का मास
किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है कितना, 5 न्यूटन लग रहा है, कितना लग रहा है, 5 टन लग रहा है, और उस बॉडी का मास 1 kg है, तो उस पर कितना एक्सेलरेशन डेवलप होगा। मतलब मास दिया 5 kg और उसे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और उसका मास है 1 kg, तो उस पर एक्सेलरेशन तो डेवलप होगा चूंकि फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो कितना डेवलप होगा, तो देखिए कितना होगा, चूंकि फोर्स का फार्मूला होता है F = ma, तो A बराबर क्या हो जाएगा, F/m, F/m, ठीक है। तो F यहाँ पे जो है कितना दिया हुआ है, F यहाँ पे आपका दिया हुआ है 5, F कितना दिया हुआ है 5, मास कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 5/1 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि उस पर जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इसमें से कौन है जिसको जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो यहाँ पर वो फ्रिक्शनल फोर्स है। और फ्रिक्शन कौन सा, जैसे कि वो बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे एक जमीन है, ये बॉडी रखा हुआ है, अगर आप 1 न्यूटन फोर्स लगाते हो बॉडी नहीं सरका, क्यों नहीं सरका भाई, इसका कारण ये है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में को फोर्स लगा रहा होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाता है ये मोशन को अपोज कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। और अभी चूंकि मूव नहीं कर रहा है तो इस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अगर आप 2 न्यूटन लगाओगे अगर फिर भी बॉडी अगर नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स अपना फोर्स बढ़ा कितना कर दिया, 2 न्यूटन कर दिया, तो एडजस्ट कर रहा है ना यहाँ पे, है ना। तो इसलिए क्या हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपका सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, दैट इज राइट आंसर विल बी द ए नंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन ये टॉर्क एक्टिंग ऑन एन सिस्टम इज 0 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट सी, मतलब किसी सिस्टम पे क्या है कि उसका टॉर्क जो है वो 0 है, टॉर्क क्या है 0 है, ठीक है। तो टॉर्क अगर 0 हो जाएगा, टॉर्क अगर 0 होगा तो उसमें क्या नहीं होगा, टॉर्क 0 होगा, इसका मतलब कि टॉर्क अगर होता तो एंगुलर मोशन करता, और एंगुलर मोशन अगर होता तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता। अब यहाँ टॉर्क 0 है, मतलब एंगुलर मोशन होगा ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका चेंज नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये हैमर ऑफ मास 300 ग्राम मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ये नेल, ठीक है। द नेल स्टॉप्स द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.02 सेकेंड, द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर इज, यहाँ बोला जा रहा है कि ये हैमर मतलब हथौड़ा और नेल मतलब कांटी, मतलब एक कांटी पे क्या किया जा रहा है, हथौड़ा मारा जा रहा है, ठीक है। और हथौड़ा जब मारा जा रहा है तो कुछ कांटी अंदर घुसेगा और फिर क्या होगा, ये रुकेगा, तो ये रोका किसने, नेल ने रोका, ठीक है। तो ये कितने समय में रोक दिया उस हथौड़ा को, तो 0.02 सेकेंड में, ठीक है। इस हैमर का जो वजन है वो कितना है आपका 300 ग्राम है, कितना है ये 300 ग्राम है, ठीक है। और कितना स्पीड से मूव कर रहा था, कितना स्पीड मूव कर रहा था, तो ये मूव कर रहा था 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बताना है कि इस नेल के द्वारा इस पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, इस हैमर का स्पीड दिया हुआ है, एक्सलेशन नहीं दिया हुआ है, तो हमको एक्सलेशन फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्सलेशन फाइंड करना पड़ेगा। और इनिशियली वो बॉडी मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनली क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0, और ये टाइम इंटरवल कितना 0.02 सेकेंड में। तो एक्सलेशन कितना होगा, पहले एक्सलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा V = U + AT, ये फार्मूला होता है। और चूंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन होगा तभी तो रुकेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये फाइनल वेलोसिटी 0, मतलब क्या हो गया, ये 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, है ना, और माइनस ये कितना, तो ये पता नहीं, ये फाइंड करना है कितना समय में, तो 0.02 सेकेंड में, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो आपका ए बराबर हो जाएगा 40, और चूंकि इधर गुना में इधर क्या होगा, ये भागा होगा, तो 40 डिवाइडेड बाय कितना 0.02, ठीक है 0.02। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 2 0 बढ़ेंगे, 1 2, समझ में आ रहा है, 1 2, ठीक है। ऊपर कितना हो गया 4000, नीचे कितना हो जाएगा 2, तो 2 को काटेंगे 4000 से कितना मिलेगा आपको 2000, कितना मिलेगा आपको 2000। मतलब कि एक्सलेशन जो डेवलप हुआ वो 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डेवलप हो गया। एक्सलेशन यहाँ पे हो गया आपका, एक्सलेशन जो आपका डेवलप हुआ
ये हो गया 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या फाइंड करना है हमको? फोर्स फाइंड करना है। तो एक्सेलेरेशन मालूम, मास भी मालूम है। मास कितना है आपका? 300 ग्राम है। तो F बराबर कितना हो जाएगा? मास इंटू ये होता है मास 300 ग्राम, इसको केजी में बदलेंगे तो 1000 डिवाइड करेंगे तो 0.3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और इधर कितना? ये आपका 2000। कितना है ये? 2000। इसको गुना कीजिएगा तो आपको 6 होगा, है ना। 3 को 0 और एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद हम क्या कर देंगे? डेसिमल कर देंगे, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 600। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स उस हथौड़ा पे लगेगा। किसके द्वारा? कांटे के द्वारा, नेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 8 kg विथ ए वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। देखिए दोस्तों, अगर कोई गन है, क्या है ये? कोई गन है, ठीक है, ऐसे कोई गन है ना, ये गन है। इस गन का वजन है 8 kg और इस गन से बुलेट को फायर किया गया। उस बुलेट का वजन है 40 ग्राम। ये 40 ग्राम क्या किया? ये मूव कर गया कितना से? 800 मीटर पर सेकंड से। तो ये मास हो गया 40 ग्राम और वेलोसिटी कितना हो गया? 800 मीटर। मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका एक मोमेंटम है। तो यहाँ पे जितना मोमेंटम आगे होगा उतने मोमेंटम कहाँ होगा? पीछे की तरफ होगा। मतलब कि जब गोली को दागा जाता है तो पीछे की तरफ यहाँ पे एक झटका लगता है। ठीक है, अगर आदमी नहीं जाने चलाने के लिए तो उसका कंधा टूट भी सकता है। ठीक है, तो अब पीछे की तरफ वेलोसिटी कितना गेन करेगा? मतलब रिकॉइल वेलोसिटी, मतलब जब आगे बुलेट बढ़ेगा तो पीछे से झटका खाएगा, कितना स्पीड से झटका खाएगा। तो इसका वजन, इस गन का वजन है 8 kg। तो वेलोसिटी कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगा देंगे। पीछे की तरफ हो जाएगा आपका मास है 8 kg और वेलोसिटी मान लेते हैं पीछे तरफ v है, और आगे की तरफ इसका जो है मास वो 40 ग्राम है। तो 40 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.04 ऐसे कुछ होगा ना, चूंकि 40 ग्राम है और ये मास हो गया। और वेलोसिटी कितना है आपका? 800 मीटर। गुना कीजिए। सबसे पहली बात कि 8 को 8 से काटेंगे, 800 से कितना मिलेगा आपको? 100 मिलेगा यहाँ पे। मतलब कि v बराबर कितना हो गया? तो 0.04 इंटू 100, कितना? 100। ठीक है, ये इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आपका 400 होगा। ठीक है, कितना होगा ये? 400, है ना। और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल दे दिए यहाँ पे। तो कितना मिला आपको? 4 मिला। और कौन सा डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, ये इसको पॉजिटिव मानते हैं तो क्या मानना पड़ेगा आपको? नेगेटिव। मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी गेन करेगा वो? तो -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सलेटिंग ये 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ये 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी। मतलब कि 2 बॉडी यहाँ पर हैं, 2 बॉडी यहाँ पे है। ठीक है, एक में मास कितना है? 3 और एक्सेलेरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स कितना हो गया? 3 इंटू 5 दैट इज 15 न्यूटन, मतलब 15 न्यूटन फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में कितना है? तो सेकंड वाले में इसका मास है 4 और एक्सेलेरेशन कितना? 4। ठीक है, तो 4 4 जा कितना? 16, दैट इज 16 न्यूटन। तो फोर्स किस पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा? तो सेकंड वाला जो बॉल दिख रहा है आपको ना, इस पे आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब कि किस में लगाना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। जब भी कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस अगर r है, उस बॉडी का मास अगर m है और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी, टेंसिल वेलोसिटी v से, तो उस पर क्या होगा कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ठीक है, और वो होता है Fc, मतलब C फॉर सेंट्रीपिटल, ये होता है mv²/r। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम। मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए। विच ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 बॉल हैं, 2 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए एंड बी। यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग, एक ए है, दूसरा क्या है? बी है। ये ए है, दूसरा बी है। ठीक है, तो ए एंड बी, ठीक है, जिसमें से बी का मास जो है वो ज़्यादा है। बी का मास क्या है? ज़्यादा है।
लेकिन मोमेंटम दोनों का सेम है, मतलब पी दोनों का सेम टू सेम है, पी दोनों का सेम टू सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है P/P² बाई 2m। यहाँ भी इसको K1 बोलें, इसको K2 बोलें, ये क्या हो जाएगा P² बाई 2m। इसका मास इसको m डैश बोलते हैं, 2m डैश। ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा, और चूंकि m डैश बराबर आपका है तो रिलेशन आपका आएगा इस तरह का आएगा, मैं इतना बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे। ये K1/K2 इजिकल्स टू आएगा m डैश बाई m, जहाँ m डैश बड़ा होगा। अगर m डैश बड़ा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो K1/K2 इज ग्रेटर देन 1, इसको उठा इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा K1 इज ग्रेटर देन K2। मतलब कि ये जो बॉडी है उसका मास कम है तो क्या होना होगा, उसका वेलोसिटी ज़्यादा होना होगा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी उसका ज़्यादा होना होगा, तब तो मेंटेन करेगा। क्योंकि मोमेंटम होता है P इजिकल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, और कह रहा है कि दोनों का मोमेंटम सेम है। एक का मास ज़्यादा है तो मास अगर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होना होगा, और जिसका मास कम है उसका क्या होना होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होना होगा, है ना। तभी तो मेंटेन होगा, तब तो मोमेंटम क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट ए। मतलब कि ऑब्जेक्ट ए का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ज़्यादा, चूँकि मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा मतलब कि उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट्स। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व है, ठीक है, ये इधर फोर्स बोलें, इधर अगर हम डिस्प्लेसमेंट कहें, ठीक है, तो ये एरिया अंडर कर्व क्या देगा, इसको अगर हम एरिया से निकालेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, ये वर्क होता है। तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या देगा, आपका वर्क देगा। सो कौन सा आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ 50 मीटर इन 50 सेकेंड। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कह रहा है कि अगर कोई लिफ्ट है, उस लिफ्ट का मास दिया हुआ है आपका, उस लिफ्ट का मास दिया हुआ है 100 kg। कितना दिया हुआ है, 100 kg, ठीक है। और ये कितना हाइट तक उठ के गया है, तो ये उठ के गया है 50 मीटर। कितना गया है ये, 50 मीटर। कितना सेकंड में, तो 50 सेकंड में। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि पावर जो होता है ये वर्क बाय टाइम होता है। क्या होता है, ये वर्क बाय टाइम होता है। तो वर्क कितना होगा, तो फोर्स सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो इस लिफ्ट का मास है 100 ग्राम, तो ये इस पे नीचे जी लग रहा होगा, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया नीचे की तरफ जो लग रहा है, और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वो, तो ये क्या हो जाएगा, मास इंटू जी, ये फोर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो गया, वर्क हो गया। इसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे। सभी का वैल्यू अगर पुट कीजिएगा, मास का वैल्यू 100 लीजिए, जी का वैल्यू 9.8 लीजिए, और एस का 50 लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 100 इंटू 9.8 इंटू 50 डिवाइडेड बाय कितना, 50। ये 50 और ये 50 कट जाएगा। 100 को 9.8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 980 दैट इज 980। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 980 वाट जो है पावर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थीन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड एट मिड पॉइंट इज। कोई भी रॉड है, ये रॉड है, अगर मिडिल पॉइंट के अबाउट मोमेंट से निकालिएगा तो निकाला हुआ है ये ml²/12 होता है। अगर इंड के अबाउट निकालिएगा तो ml²/3 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, दैट इज ml²/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पे है कि एक बॉडी अगर यहाँ पे रखा हुआ है, आपने यहाँ पर कितना फोर्स लगाया है, 5 न्यूटन फोर्स लगाया है, और ये क्या कर गया, इस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 10 मीटर मूव कर गया। अब मुझे बताओ कि फोर्स आपने इधर लगाया और ये मूव इधर कर गया, ये कभी संभव है क्या, ये तो चमत्कार ही हो सकता है। मतलब ये हुआ कि इधर जो मूव किया है ये मेरे फोर्स लगाने के कारण से मूव नहीं किया है, क्योंकि हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो मूव इधर करना चाहिए था। तो कोई होगा जिसको फोर्स लगाया होगा, तो इस 5 न्यूटन फोर्स के द्वारा क्या वर्क किया गया, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई वर्क नहीं किया गया। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 वर्क होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 0 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 32, द वर्क परफॉर्म ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, कह रहा है कि वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। सबसे पहली बात कि वर्क जो होता है, वर्क का फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा मतलब फोर्स डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करेगा और एंगल पे भी डिपेंड करेगा। तो वर्क जो है किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्या रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, बिना डिस्प्लेसमेंट को वर्क ही नहीं होता है। द फोर्स अप्लाइड, बिना फोर्स का कोई काम ही नहीं होने वाला है। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि वो डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा वर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स द चेंज इन। अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, इंटरनल फोर्स भी है, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, तो इसमें जो है जो चेंजिंग होगा वो किस में चेंजिंग होगा। ठीक है, तो चेंजिंग जो होगा दोस्तों, अगर किसी बॉडी पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फोर्स लग रहा है, मतलब कि नेट फोर्स वहाँ पे लग रहा है, और अगर नेट फोर्स लग रहा है तो उसमें स्वाभाविक है कि उसमें मूवमेंट होगा, वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी जब होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास, अगर ये पूरा यूनिफॉर्म बॉडी है, सर्कुलर बॉडी है, इसका मास, सेंटर मास कहाँ होगा, बीच होगा। अगर कोई इस तरह का लंबा बॉडी को है तो कुछ सेंटर मास यहाँ पे होगा। अगर कोई हम कहें कि ये बॉडी जो है, अगर ये इस तरह का कोई बॉडी है, इस तरह का कोई बॉडी है, तो इसका सेंटर मास कहाँ होगा, तो सेंटर मास कुछ इधर होगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। ये ऑप्शन कह रहा है कि ऑलवेज लाइज द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये ज़रूरी नहीं है। ऑलवेज लाइज इनसाइड द बॉडी, ये भी ज़रूरी नहीं है। ऑलवेज लाइज आउटसाइड द बॉडी, ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो डिपेंड करता है कि मास का कंट्रीब्यूशन कैसा है और किधर ज़्यादा मास लाइज कर रहा है। ये अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ठीक है, डी नंबर कहता है मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी, तो डी नंबर जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। ठीक है, सो डी विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो यहाँ पे बनाना थोड़ा संभव नहीं है। ये क्लास में बड़े अच्छे से को समझाया जाता है, हम समझाए हुए भी बहुत अच्छे से, फिर भी इस पर एक हम छोटा सा वीडियो बना करके आपके एग्ज़ाम से पहले अपने यूट्यूब चैनल पे हम डाल देंगे। ठीक है, कि कैसे हम लोग किसी का टॉर्क फाइंड करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। खैर देखते हैं यहाँ पे हम कि यहाँ बोला गया कि द टॉर्क ऑफ ए फोर्स एफ इजिकल्स टू दिस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर, मतलब ये पोजीशन वेक्टर है और ये फोर्स है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा देना चाहिए पे एरो यहाँ पे। ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है और ये आपका फोर्स है। तो अगर किसी बॉडी पे जैसे कि ये आर है, ठीक है, और इस पर हम एक फोर्स ऐसे एफ लगा रहे हैं, तो आर क्रॉस एफ क्या होगा, यहाँ पे एक टॉर्क डेवलप होगा। ठीक है, तो टॉर्क को फाइंड करने के लिए विधि है डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, वो ऐसे हम लोग करते हैं कि यहाँ पे, तो इसका जो है आप यहाँ पे तो सॉल्व करना संभव नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आई, इधर जे, इधर के, ये फर्स्ट इसका आर का वैल्यू पुट करेंगे और नीचे में एफ का, और फिर इसका जो है डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद एग्जैक्टली आपका आंसर मैं अभी सॉल्व किया हूँ, इसका राइट आंसर होता है डी नंबर। ठीक है, ये मैं वीडियो बना करके मैं बहुत जल्द ही आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, इसको जरूर देखिएगा कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो दोस्तों ये था सेट नंबर 1 का टोटल सॉल्यूशन। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक बार चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको आपके तक पहुंच सके, और मैं आगे जो दूसरा सेट है उसको भी डालूंगा, और भी जो भी कुछ मुझे अच्छा लगे, जो कि आपको हेल्पफुल हो सके, मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, अच्छे अच्छे वीडियो बना करके इसमें डालूंगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।